हे गाइस, वेलकम बैक टू एमएस ट्रेडिंग मेंटरशिप 2026-27। आज इस मेंटरशिप का लेक्चर नंबर 4 है, जिसके अंदर हम फ्रैक्टल को और आगे पढ़ने वाले हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फ्रैक्टल का पार्ट 1 पढ़ा था और आज हम फ्रैक्टल का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे लेक्चर का फॉर्मेट है, लेक्चर के स्टार्टिंग में कुछ देर में आपसे साइकोलॉजी से रिलेटेड बात करूंगा, और वो बात करनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो सिर्फ 20 से 30% ही। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपकी साइकोलॉजी है। आप सब कुछ सीख जाओगे, सब कुछ आपको समझ में आने लग जाएगा, लेकिन फिर भी आप प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हो। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आपकी साइकोलॉजी वीक है, आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं है। तो इसीलिए हम हर लेक्चर में थोड़ा थोड़ा साइकोलॉजी के ऊपर बात करेंगे, थोड़ा थोड़ा साइकोलॉजी को सीखते जाएंगे, ताकि जब हमारी ये मेंटरशिप पूरी हो, हम मेंटरशिप के एंड तक पहुंचे, ये जो ट्रेडिंग का नॉलेज है इसके साथ साथ आपकी साइकोलॉजी भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए। और अगर इस नॉलेज को आपने मास्टर कर लिया, इसके साथ अपनी साइकोलॉजी को इम्प्रूव कर दिया ना, तो फिर कुछ भी आपको रोक नहीं सकता। तो आज जो साइकोलॉजिकल पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे, जो मैंने रिसेंट में बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया है, उसी के ऊपर हम बात करेंगे, ताकि मैंने जो आप लोगों में ऑब्जर्व किया है ना, उसको अभी से हम ख़त्म कर सकें, उसको हम यहीं पे रोक सके। क्योंकि अगर ये एक सबसे बड़ा इशू है और ये आपके साथ कंटिन्यू रहा, तो आप ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट नहीं ला पाओगे, चाहे आप कुछ भी सीख लो। तो ये क्या इशू है, अब मैं आपको ये बताता हूँ। तो देखो क्या हुआ ना, लास्ट संडे को मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाया। मैंने आप लोगों को बोला कि मैं वीडियो कुछ दिनों बाद अपलोड करूँगा। तो मेरे पास इतने ज़्यादा मैसेजेस आए, इतने ज़्यादा ये मैसेज आए कि कोई बात नहीं, अगर आप वीडियो नहीं अपलोड कर रहे हो तो हमको वीकली एनालिसिस बता दो, वीकली एनालिसिस बता दो, या फिर जो कल के हमारे बायस होने वाले हैं वो हमको समझा दो, ताकि हमको आसानी रहे, हमको ट्रेड लेने में इजी रहे। तो यार मुझे एक बात समझनी है, मैंने आपको बायस फाइंड करने के इतने सारे तरीके दे दिए, बायस फाइंड करने के लिए जो जो ज़रूरी है मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। अब भी आप अगर ये पूछ रहे हो कि हमारे बायस क्या होंगे, हमारी बायस कौन सी डायरेक्शन में होंगे, ये मुझे आप बताओ, तो मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, आप लोगों ने क्या प्रैक्टिस किया, आप लोगों को बायस क्या समझ में आया। यार इतना सब कुछ सीखने के बाद मैंने कितना नॉलेज दिया, मैंने आपको यूट्यूब पे नॉलेज दिया है, फिर मैंने एक मेंटरशिप ली है और ये दूसरी मेंटरशिप है। मैंने आपको इतना नॉलेज दिया है, हर एक के अंदर मैंने आपको बायस समझाए हैं, बायस बताए हैं। लेकिन फिर भी अभी आप लोग बोल रहे हो कि हमको है ना अगले वीक मार्केट में क्या होने वाला है, या अगले वीक आपके बायस क्या है वो बता दो, ताकि हम लोग ट्रेड ले सके। तो फिर आपने अभी तक क्या सीखा। और सच बता रहा हूँ, अगर कोई ऐसा मुझे पूछ रहा है, कोई ऐसा कर रहा है ना, तो आप लोग अभी बहुत पीछे हो, आपको बहुत काम करना पड़ेगा अपने ऊपर, अगर आप प्रॉफिटेबल बनना चाहते हो तो। देखो मुझे एक बात बताओ, कोई भी ट्रेडर को आप देखते हो, चाहे कोई भी ट्रेडर हो, अगर आप किसी को यूट्यूब पे भी देख रहे हो, आप यूट्यूब सेक्शन में अगर लाइव में जाओगे ना, तो पूरे दिन आपको कोई ना कोई लाइव बैठा हुआ दिख ही जाएगा। आप किसी को भी देखो, अगर वो इंसान प्रॉफिटेबल है, अगर वो प्रॉफिट बना रहा है, तो वो किस पे डिपेंड रहता है, वो कभी किसी और पे डिपेंड नहीं रहता, वो हमेशा अपने डिसीजन खुद से लेता है। हाँ, वो गलत भी होता है, ऐसा नहीं है कि जो इंसान प्रॉफिटेबल है वो कभी गलत नहीं होगा, उनके एसएल जाते हैं, उनकी डायरेक्शन भी गलत होती है। मैंने भी पहले स्टार्टिंग के टाइम में बहुत से यूट्यूबर को देखा है। अब क्या होता था ना, मैं आपको बताता हूँ, आप अभी जिस फेज में हो ना, उस फेज से मैं निकल चुका हूँ। और मुझे पता है, अच्छे से मुझे समझ आ गया है कि आपको भी अगर इस फेज से निकलना है ना, तो आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए। मेरी बात ध्यान से याद रखना, किसी और पे डिपेंडेंट हो, कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको चलो, मैंने बायस बता दिया, आप सब कुछ सीख रहे हो, आप बोल रहे हो कि हम बिगिनर हैं, हमको इतना समझ में नहीं आ रहा, तो आप हमें बायस बता दो। चलो, मैंने एक वीक आपको बायस बता दिया, मैंने दूसरे वीक बायस बता दिए, तीसरे वीक बता दिए, चौथे वीक बता दिए। अब ये जो 4 वीक मैंने आपको बायस बताए हैं ना, आप अब मुझ पे इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हो, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर 5वें वीक में आपको बायस नहीं बता पाऊंगा ना, तो आप खुद से वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर 5वें दिन मान लो मैं कहीं चला गया, मैंने आपको बायस नहीं बताया, तो आप उस दिन खुद से कुछ भी नहीं कर सकते। और ये फैक्ट है, आपको अगर विश्वास नहीं होता ना, तो आप देख लो। आप एक काम करो, कोई भी यूट्यूबर है, कोई भी अगर यूट्यूबर जो डेली लाइव आता है, मान लो कोई भी यूट्यूबर है डेली लाइव आके वहां पे ट्रेड देता है, आप उसको एक वीक देख लो सिर्फ। डेली आप उसको एक वीक देख लो, आपको ट्रेडिंग आती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ट्रेडिंग नहीं आती है, आप लेकिन फिर भी उसको एक वीक देख लो, और एक वीक के बाद आप खुद से ट्रेड लेके बताओ।
आप चाहे पहले प्रॉफिट करते होंगे, लेकिन अगर आपने उसको एक वीक देख लिया, आप वो जो कर रहे हो वैसे सोचने लग गए, वो जो ट्रेड ले रहा है वैसे ट्रेड लेने लग गए, उसके ऊपर डिपेंड हो जाओगे आप 7 दिन के अंदर, और फिर 8वें दिन आप खुद से ट्रेड लेके दिखा दो, आप ले ही नहीं पाओगे। आपको बायस पता होगा, आपके सामने ट्रेड होगी, लेकिन आप नहीं ले पाओगे। क्योंकि आप उस पर डिपेंडेंट हो गए हो। जब वो कहेगा ना यहाँ ट्रेड लेनी है, आप तभी ट्रेड ले पाओगे। जो वो बताएगा ना अपसाइड मार्केट जाएगा या डाउन साइड, आपके बायस भी उसी डायरेक्शन में होंगे। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है, ये एक बहुत बड़ी बात है जो आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप मेरी मेंटरशिप भी देख लोगे, उसके बाद किसी और को भी फॉलो करोगे और किसी और को भी फॉलो करोगे, प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। क्यों? क्योंकि आप चाहते हो कि कोई और आपको बताए। अब इसका रीज़न क्या है? आप ऐसा क्यों चाहते हो कि कोई और आपको बताए? इसका रीज़न यही है कि आपको लगता है डर। डर किस बात का? कि कहीं मैं गलत हो गया तो, कहीं मेरी बारिश मैंने गलत फाइंड कर लिए, कहीं मेरा एसएल चला गया तो, कहीं मेरा एसएल चला गया। भाई बायस गलत फाइंड हो गया तो क्या होगा? हमारा एसएल ही जाएगा, और उसकी वजह से आपको लग रहा है डर। तो अगर आपके मन में डर है, आपके मन में ये डर है कि मेरा एसएल चला जाएगा, तो भी आप ट्रेडिंग के लिए नहीं बने हो। अगर आपके मन में ये डर है कि मेरा एसएल चला जाएगा, तो आप लोग ट्रेडिंग के लिए नहीं बने हो। चाहे किसी को बुरा लगे, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बता रहा हूँ। अगर आपके मन में ये डर है कि मैं गलत हो जाऊंगा या फिर मेरा एसएल चला जाएगा, तो कोई और मुझे उनके बायस बता दे, ताकि क्या हो कि हम उसी डायरेक्शन में ट्रेड ले लें, तो भाई आप नहीं कर पाओगे, नहीं बन पाओगे प्रॉफिटेबल। ये हैबिट तो छोड़नी ही पड़ेगी। मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर भी एक हैबिट बताई थी जो आपको छोड़नी है अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो। इसके अंदर भी एक हैबिट बता रहा हूँ जो आपको छोड़नी है अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो। यार कितने दिन गलत हो जाएंगे मुझे बताओ? कितने दिन आपके बायस गलत हो जाएंगे? आप अगर ध्यान से आपने सब कुछ सीखा है, आपने उसको अच्छे से प्रैक्टिस किया है, तो आपके बायस कितने दिन गलत हो जाएंगे? आप एक 5K का फंडेड अकाउंट ले रहे हो, उसमें पर ट्रेड में $25 का रिस्क कर रहे हो, ठीक है? आप जब 20 ट्रेड्स गलत लोगे ना, 20 रॉन्ग ट्रेड्स लोगे, 20 बार जब आपके बायस गलत होंगे ना, तब आपका एक फंडेड अकाउंट जाएगा, तब आपके 1500 से 1700 रुपये जाएंगे, ठीक है? और ये कोई बड़ी बात नहीं है, इतना आपको देना ही पड़ेगा। और मैं तो कहता हूँ 2 3 4 फंडेड अकाउंट उड़ा दो, लेकिन अपने एनालिसिस पे विश्वास रखो। और अगर आपको बायस फाइंड करने हैं, लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उनको प्रैक्टिस नहीं करनी है भाई। आप 10 पेयर उठा लो, 10 में रोज प्रैक्टिस करो ना, जब तक आपको उन सब में ट्रेड नहीं करनी है। लेकिन 10 में बायस फाइंड करके देखो, वीकली में सैटरडे संडे आपको ऑफ मिलता है, 10 पेयर का वीकली एनालिसिस करो। एनालाइज करने में कहाँ दिक्कत आ रही है? एनालाइज करो, देखो कितने गलत हो रहे, कितने सही हो रहे। गलत हो रहे तो देखो यहाँ पे क्यों गलत हुआ। आपको मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 10 10 पेयर में ट्रेड करो, आपको मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि इतने सारे पेयर हैं, आप बायस तो प्रैक्टिस तो किसी में भी कर सकते हो, बायस तो डेली किसी में फाइंड कर सकते हो। जितने ज़्यादा बायस फाइंड करोगे, जितने ज़्यादा बायस फाइंड करने के तरीके देखोगे, जितने ज़्यादा सब में बायस फाइंड करते जाओगे, उतना ज़्यादा आपका माइंड क्लियर होता जाएगा। कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या गड़बड़ होती है, कहाँ पे बायस गलत होते हैं, कहाँ पे बायस सही होते हैं, सब कुछ आपके माइंड में क्लियर होता जाएगा। प्रैक्टिस तो करो आप लोग। आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है। और अब एक और बात मैं बताता हूँ। ये जैसे है ना, बहुत से लोग ऐसे हैं, उनको अभी इस बात पे भी बुरा लगेगा कि हमको ऐसा क्यों बोल दिया कि आप वीकली बायस वगैरह ये मत पूछा करो। तो वो लोग इस बात को जस्टिफाई कैसे करेंगे कि उन्होंने सही किया है? तो वो लोग इस बात को इसलिए जस्टिफाई करेंगे कि भाई अभी हम क्या है ना, अभी हम बिगिनर्स हैं। तो थोड़ी अगर आप हमें बताओगे, थोड़े आप हमें बायस बताओगे तो हमारी हेल्प हो जाएगी। ये आपकी हेल्प नहीं हो रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपकी हेल्प नहीं हो रही है, ये आप और भी दूसरों पे डिपेंड हो रहे हो। आपकी लर्निंग का कोई मतलब नहीं है अगर आप दूसरों पे डिपेंड हो रहे हो। आपने जितना कुछ सीखा है, जो भी कुछ समझा है, जो भी प्रैक्टिस की है, सब जीरो है। सिर्फ अगर आप अपने आप को ये बोल रहे हो कि हम बिगिनर हैं, तो सामने वाला अगर हमको बता देगा तो हमारी हेल्प हो जाएगी, तो ये हेल्प नहीं होगी। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो। काफ़ी लोगों का कहना है कि इस मेंटरशिप में आप थोड़े स्ट्रिक्ट हो, तो स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरी लास्ट मेंटरशिप है। इसके बाद मैं और कुछ सिखाने वाला नहीं हूँ। मेरे पास जो नॉलेज था वो सब खत्म हो गया है। इसके बाद अगर मैं कुछ और सिखाऊंगा भी ना, तो वो यही नॉलेज होगा, कुछ और नॉलेज नहीं होगा। कुछ एक्स्ट्रा इसके बाद मैं आपको नहीं दे सकता। हाँ, इसे मैं और अलग तरीके से बता सकता हूँ और कुछ कर सकता हूँ, लेकिन अभी मेरा मन नहीं है वो सब कुछ करने का। और मैं चाहता हूँ कि इस मेंटरशिप के बाद आपको कहीं और जाना ना पड़े, कहीं और से सीखना ना पड़े।
आपके लॉसेस ना हो। इसलिए मुझे थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा कि आप यहीं पे सब कुछ सीख लो। और वो सब कुछ कब सीखोगे, जब ऐसी ऐसी आदतें आप छोड़ोगे, ये सब कुछ करना आप बंद करोगे। यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतना सब कुछ सीखने के बाद आप दूसरों से बायस पूछ रहे हो कि यार मुझे बायस कोई और बता देना तो ट्रेड लेने में मेरे लिए आसानी हो जाएगी। अरे खुद से फाइंड कर लो ना। नहीं फाइंड हो रहा है, छोड़ दो। भाई इस वीक मुझे बायस फाइंड करने में कंफ्यूजन हो रही है, ठीक है मैं एक दो दिन रुकता हूँ, शायद मेरे बायस क्लियर हो जाए। ये आप नहीं कर सकते क्या? मैं मानता हूँ कोई कोई टाइम क्या होगा ना, स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा, तो वहां पे आप वेट नहीं कर सकते क्या, रुक नहीं सकते क्या? यार हद हो गई है, एक दो ऐसे लेने से आप डर रहे हो। मतलब आपके अंदर ये डर है कि मैंने खुद से बायस फाइंड किया और वो गलत हो गए तो। यार गलती करके ही तो सीखोगे ना। दूसरों पे डिपेंड रहोगे तो प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, और प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो सीखोगे क्या? और अगर कोई ऐसा सोच रहा है ना कि मैं खुद से प्रैक्टिस तो कर ही रहा हूँ, लेकिन कोई और अगर मुझे बता देना तो उससे मैं मैच कर लूंगा तो मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो भाई वो कॉन्फिडेंस की बात है ही नहीं है, वो बात ये है कि आपको खुद पे विश्वास नहीं है। दूसरों का एनालिसिस आपको सिर्फ इसीलिए देखना है ताकि आपको खुद पे विश्वास नहीं है। अब चाहे वो दूसरा गलत भी हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको खुद पे विश्वास नहीं है। और ऐसे करते रहोगे ना, अगर यही माइंडसेट आपका रहेगा तो नहीं बन पाओगे प्रॉफिटेबल, इस मेंटरशिप के एंड में भी नहीं बन पाओगे। जिनको बनना है वो अभी भी बन चुके हैं। एक दो लेक्चर उन्होंने मेरे देखे हैं, यूट्यूब देखा है, मेरी प्रीवियस मेंटरशिप देखी है। सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। वो लोग प्रॉफिट भी कर रहे हैं। काफ़ी मैसेजेस आते हैं कि हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, हमने यहाँ से यहाँ कैप्चर कर दिया, हमने इतना बड़ा ट्रेड कैप्चर कर लिया, हमने डेली की वीकली की पूरी साइकिल कैप्चर कर ली। उन्होंने भी इतना ही सीखा है जितना आप लोगों ने सीखा है। बस वो क्या कर रहे हैं, खुद से प्रैक्टिस कर रहे हैं, खुद से एनालाइज कर रहे हैं, खुद से एसएल ले रहे हैं। और जब ये सब कुछ आप करोगे ना, तभी मार्केट आपको टीपी भी देगा। आप सोच रहे हो कि आप कुछ भी नहीं करोगे और मार्केट आपको आके टीपी दे दे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो देखो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, खुद से प्रैक्टिस करनी सीखो। खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, खुद पे विश्वास रखो। आप मुझे एक भी ऐसा बंदा बता दो जो आपने देखा है जो प्रॉफिटेबल है, या फिर जो यूट्यूब पे आता है कोई भी, वो किसी और के ऊपर डिपेंड है। यूट्यूब पे इतने लोग लाइव आते हैं, एक की अलग स्ट्रेटेजी है, एक की अलग स्ट्रेटेजी है, दूसरे की अलग स्ट्रेटेजी है, तीसरे की अलग स्ट्रेटेजी है, चौथे की अलग स्ट्रेटेजी है। मान लो किसी ने एक ट्रेड ली, मान लो इसने एक ट्रेड ली, इसके बायस थे डाउन साइड के लिए। आप देखना हर एक के अलग अलग बायस भी होते हैं। इसके बायस थे डाउन साइड के लिए, इसके बायस थे अप साइड के लिए। ठीक है। और मार्केट आ गया नीचे, इसका हो गया टीपी हिट, इसका हो गया टीपी हिट, और इस बंदे का हो गया एसएल हिट। तो अब क्या ये बंदा, अब मान लो इसने अगर इसको देखा तो ये क्या इसके ऊपर डिपेंड हो जाएगा कि यार इसका टीपी हिट हो गया, मेरा एसएल हिट हो गया, मतलब मुझे कुछ नहीं आता है, मेरा जो तरीका है, मेरी जो स्ट्रेटेजी है वो वर्क नहीं करती, मैं क्या करूंगा, अब से इसको फॉलो करूंगा? नहीं। इसके अगर 5 एसएल चले जाए ना तो भी ये अपने आप पे ही विश्वास रखता है। चाहे ये बंदा एक फंडेड उड़ा देगा, दो उड़ा देगा, लेकिन ये अपनी स्ट्रेटेजी पे ही विश्वास रखेगा, उसी पे काम करेगा, उसको छोड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसको पता है कि यही चीज इसको प्रॉफिट भी देती है। जिस दिन इसका एसएल जाएगा, हो सकता है उस दिन इसका टीपी आ जाए, तो ये चलता रहता है। और प्रैक्टिस करो, इतने सारे पेयर है, सब में एनालाइज करो, सब में लिखो कि क्या हो रहा है, मंथली क्या हो रहा है, वीकली क्या हो रहा है, डेली क्या हो रहा है, सब में लिखो। पता करो कहाँ गलत हो रहे हो, कहाँ नहीं गलत हो रहे हो, और जब गलत होंगे ना तभी आगे जाके सही भी होगे। लेकिन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, यही रहोगे, यही सब करते रहोगे। तो अब ये बात जिसको समझनी है उसको समझ आ जाएगी, जिसको नहीं समझनी है उसको नहीं समझ आएगी। फिलहाल हम अपने लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं, हम फ्रैक्टल का पार्ट 2 पढ़ते हैं। मैंने आपको एक और आज साइकोलॉजी की बात बता दी जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, मैं भी इस फेज से निकल चुका हूँ। और अगर इसको नहीं छोड़ोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। इसको अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है, इसको छोड़ना ही पड़ेगा, खुद पे विश्वास करना ही पड़ेगा। अगर ये सोच रहे हो कि मैंने पहला फंडेड लिया और पहले से ही मैं प्रॉफिट बनाऊंगा, तो भी नहीं होगा। बहुत रेयर केसेस में होता है या फिर होता ही नहीं है। प्रैक्टिस करोगे उसमें स्टार्टिंग में लॉस तो होगा ही, उसको देने के लिए रेडी रहो, वो देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार ये सब कुछ रिमूव करता हूँ। तो आज के फ्रैक्टल में हम क्या पढ़ने वाले हैं, उसके लिए मैं आपको सबसे पहले एक बार 3 कैंडल स्विंग बताता हूँ। आप में से काफ़ी लोगों को पता है 3 कैंडल स्विंग क्या होती हैं, फिर भी मैं एक बार उसे समझाता हूँ ताकि आप लोगों को सारे डाउट जो हो इससे रिलेटेड सब कुछ क्लियर हो जाए। देखो मान लो ये बड़े टाइम फ्रेम का पीओआई है। ऑब्वियसली हम
बायस फाइंड करने के लिए कुछ भी के लिए हम पहले क्या करते हैं, बड़े टाइम फ्रेम का पीओआई फाइंड करते हैं। मान लो डेली का है, वीकली का है, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बड़े टाइम फ्रेम का पीओआई है। अब क्या होता है ना, इसके अंदर 3 कैंडल स्विंग बनता है जब मार्केट को यहाँ से टर्न लेना होता है। मार्केट ऑब्वियसली आ रहा है इसको टैप करने, और अगर उसको यहाँ से ऐसे टर्न लेना है, उसको यहाँ से क्या करना है, ऐसे ऊपर जाना है, टर्न लेना है, तो उसको यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग बनाना पड़ेगा। अब ये 3 कैंडल स्विंग है क्या, मान लो ये पीओआई डेली का है, ठीक है, ये पीओआई डेली का है। तो डेली टाइम फ्रेम में हम देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे क्या करे, 3 कैंडल स्विंग बनाए। मान लो ये पीआई वीकली का है, तो वीकली टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग बनाए। अब 3 कैंडल स्विंग का मतलब क्या होता है, किसी भी पीओआई पे क्या होता है, मार्केट क्या करे, एक कैंडल ऐसी बनाए जो इसको टैप करे, एक कैंडल ऐसी बनाए जो इसको टैप करे। मान लो इसने एक कैंडल बनाई जिसने क्या किया है, इस पीओआई को टैप किया है, ठीक है, इस कैंडल ने क्या किया है, इस पीओआई को टैप किया है। अब एक कैंडल ये हो गई, दूसरी कैंडल क्या करती हैं, एक डिस्प्लेसमेंट देती है, दूसरी कैंडल एक डिस्प्लेसमेंट देती है। सेम अगर सेलिंग साइड का पीओआई तो उसके लिए हो जाएगा, मैं आपको बाइंग साइड के लिए बना देता हूँ, ठीक है। और तीसरी कैंडल क्या करती हैं, तीसरी कैंडल इसके अंदर, इस डिस्प्लेसमेंट के अंदर अगर छोटे टाइम फ्रेम पे कोई पीओआई है, छोटे टाइम फ्रेम पे मान लो यहाँ पे कोई पीओआई है, तो उसको रीटेस्ट करती हैं, उसको रीटेस्ट करती हैं, मतलब ये एक प्रोसेस कंप्लीट कर रही है। इसी को हम कहते हैं 3 कैंडल स्विंग। मतलब ये क्या कर रही है, एक प्रोसेस कंप्लीट कर रही है। पहली कैंडल ने इसको टैप किया, दूसरी ने डिस्प्लेसमेंट दिया, तीसरी ने क्या किया, इस डिस्प्लेसमेंट के लास्ट पीओआई को टैप किया, और उसके बाद जो होता है ना, फोर्थ कैंडल, वो होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। उसके अंदर आता है एक फास्ट मूव जिसमें हमारे बायस कंप्लीट होते हैं, हमारे जो टारगेट होते हैं वो डन होते हैं, हमारे बायस कंप्लीट होते हैं, और एक जो अच्छा मूवमेंट होता है वो हम इसके अंदर कैप्चर करते हैं। अब ये 3 कैंडल स्विंग इसका नाम है, इसका नाम क्या है, 3 कैंडल स्विंग। लेकिन ज़रूरी नहीं है, बहुत से लोग क्या करते हैं ना, सिर्फ रट्टा करते हैं कि 3 कैंडल स्विंग है मतलब 3 कैंडल बनेगी ना, उसके बाद ही चौथी कैंडल में एक्सपेंशन आएगा, उससे पहले कुछ भी नहीं होगा, या फिर 3 कैंडल बननी बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये 3 कैंडल स्विंग इसके नाम पे नहीं जाना है, हमें क्या करना है, इसका जो प्रोसेस है ना, इस 3 कैंडल स्विंग का बनने का, इस 3 कैंडल स्विंग के बनने का जो प्रोसेस है, जो इसका प्रोसेस है, हमें उसको फॉलो करना है। हमें इसके क्या प्रोसेस को फॉलो करना है, हमें इसके नाम पे नहीं जाना है, इसके प्रोसेस को फॉलो करना है। तो प्रोसेस में मैंने आपको बताया क्या हो रहा है। सबसे पहला हो रहा है टैपिंग। मार्केट क्या कर रहा है, इस बड़े टाइम फ्रेम के पीओआई को टैप कर रहा है। सबसे पहला क्या हो रहा है, टैपिंग। दूसरा क्या हो रहा है, दूसरा इसके अंदर हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, दूसरा हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। तीसरा इसके अंदर क्या हो रहा है, रीटेस्ट, ठीक है। ये 3 प्रोसेस हमें फॉलो करने हैं, हमें 3 कैंडल स्विंग नहीं देखना है, हमें 3 प्रोसेस फॉलो करने हैं। कौन से टाइम फ्रेम पे फॉलो करने हैं, अगर मान लो, अगर मान लो ये जो पीओआई है ये वीकली का है, तो 4 आवर में ये प्रोसेस देखना है। अगर मान लो ये डेली का है, तो हमें कौन से टाइम फ्रेम में देखना है, 1 आवर में ये प्रोसेस देखना है, ठीक है। कौन सा प्रोसेस, टैपिंग हो रही है, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसके बाद रीटेस्ट हो रहा है, और इस रीटेस्ट के बाद जो कैंडल होगी ना वो अगली एक्सपेंशन कैंडल होगी। अब क्या हुआ ना, ये जो प्रोसेस है ना, ये जो प्रोसेस है ये होना, ये पूरा जो होने का प्रोसेस है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, 3 कैंडल स्विंग। अब नाम पे मत जाओ, 3 कैंडल स्विंग में ये प्रोसेस होना जरूरी है। अब चाहे ये प्रोसेस एक कैंडल में ही हो जाए, 2 कैंडल में हो जाए, 3 में हो जाए, 4 में हो जाए, 5 में हो जाए। मान लो इस कैंडल ने इसको टैप किया, टैप करने के बाद ये इतना ऊपर चली गई, तो इसके अंदर क्या हुआ, अगर जैसे ये डेली का है तो 1 आवर में आप देखोगे कि इसके अंदर टैपिंग भी हुआ है और इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है। मतलब इस एक कैंडल ने क्या किया, 2 काम कर दिए। अब आपके लिए कौन सा काम बचा है, रीटेस्ट का। तो मान लो अगली कैंडल क्या करे, इसको रीटेस्ट करे, यहाँ पे कोई पीओआई हो,
उसको ये रीटेस्ट करें। तो अब देखो दो कैंडल के अंदर ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, दो कैंडल के अंदर। तो अब जो हमारी तीसरी कैंडल होगी ना, वो कैंडल होगी हमारी एक्सपेंशन कैंडल। समझ में आया आपको? मान लो ये कैंडल ऐसे डिस्प्लेसमेंट भी कर दिया, फिर इसी कैंडल ने नीचे आके इसके लास्ट पीओआई को टैप कर दिया। तो अब जो दूसरी कैंडल होगी ना, वो हो जाएगी हमारी एक्सपेंशन कैंडल। अब चौथी कैंडल हमारी एक्सपेंशन कैंडल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसने तीन कैंडल का काम कर लिया। मान लो ये कैंडल डिस्प्लेसमेंट तक जाती हैं, अगली कैंडल रीटेस्ट करने वाली होती हैं, लेकिन वो क्या करती हैं, रीटेस्ट नहीं करती, यहीं पे क्लोज कर देती हैं। फिर उसके अगली कैंडल भी रीटेस्ट नहीं करती, वो भी साइडवेज होकर यहाँ पे क्लोज कर देती है। फिर उसके अगली कैंडल क्या करती है, वो जाके रीटेस्ट करती है। ठीक है, चौथी कैंडल ने क्या किया, उसने जाके इसको रीटेस्ट किया। तो अब मतलब हमारा ये जो प्रोसेस है, ये चार कैंडल में कंप्लीट हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि अब जो पांचवी कैंडल होगी ना, वो हमारी एक्सपेंशन कैंडल होगी। तो ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। हमें नंबर ऑफ कैंडल से मतलब नहीं है, हमें प्रोसेस से मतलब है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया अच्छे से। अब इससे मैं बताना क्या चाहता हूँ, इससे मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, ये भी तो हमें समझना है ना। देखो ये एक बड़े टाइम फ्रेम का पीओआई है। ठीक है, ये एक बड़े टाइम फ्रेम का पीओआई है। हम अभी तक क्या कैप्चर कर रहे थे, मार्केट आता है, इसको टैप करता है, फिर मार्केट एक डिस्प्लेसमेंट देता है, फिर मार्केट उसको रीटेस्ट करता है, और हम क्या कर रहे थे, ये मूव कैप्चर कर रहे थे। हम अभी तक क्या कर रहे हैं, ये मूव कैप्चर कर रहे हैं। ये एक मूव है जो हमें कैप्चर करना आता है, ये एक मूव है जो हम जानते हैं, इसको हम कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा दो और मूव आ रहे हैं। अब आप कहोगे दो और कौन से मूव, मार्केट में ये भी एक मूवमेंट है, ये भी क्या है, एक मूवमेंट है। और मार्केट में इसको टैप करने के बाद जो ये डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, इसको टैप करने के बाद जो ये डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, ये भी एक मोमेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, इनको कैप्चर करना सीखेंगे। सबसे पहले आज इस लेक्चर के अंदर मैं आपको क्या बताऊंगा, ये जो डिस्प्लेसमेंट वाला मोमेंट है, ये जो डिस्प्लेसमेंट वाला मोमेंट है, ये जो डिस्प्लेसमेंट वाला मोमेंट है, हमें इसको कैसे कैप्चर करना है, ये हम बाद में देखेंगे। ये हमें ऑलरेडी आता है, लेकिन इस मोमेंट को कैसे कैप्चर करना है, सबसे पहले हम ये सीखेंगे। आपको इस मोमेंट को भी कैप्चर करना आना चाहिए। अभी तक हम क्या कर रहे थे, इस मोमेंट को छोड़ देते थे। हमें इसको भी कैप्चर करना आना चाहिए, इसको भी आना चाहिए, और इसको भी आना चाहिए। धीरे धीरे हम सब कुछ सीखेंगे। फिलहाल हम आते हैं कि ये जो मोमेंट है, इसको कैसे कैप्चर किया जाता है। तो आप सबको ये पता चल गया कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। आज हम डिस्प्लेसमेंट को कैसे कैप्चर करना है, जो बड़े टाइम फ्रेम का। ये टाइम फ्रेम कौन सा है, ये पीओआई कौन से टाइम फ्रेम का है, ये पीओआई है डेली या वीकली का, डेली या वीकली का। उससे जो पहला मोमेंट आता है डेली या वीकली को टैप करने के बाद, जो पहला मोमेंट आता है ना, वो हम पकड़ना सीखने वाले हैं। उसके बाद मार्केट उसको रीटेस्ट करेगा। ठीक है, रीटेस्ट करने के बाद जो हमारी एक और एंट्री है वो हम ले सकते हैं, या फिर हमारी जो ये ट्रेड रनिंग है उसको भी हम होल्ड कर सकते हैं। जो भी हो, आप दो एंट्री कर सकते हो, एक ट्रेड होल्ड कर सकते हो। इस ट्रेड का टारगेट कहाँ तक होगा, इस ट्रेड का, ये जो ट्रेड है डिस्प्लेसमेंट वाली, इसका टारगेट कहाँ तक होगा, ये भी मैं भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आज फ्रैक्टल के पार्ट टू में हम इसको सीखने वाले हैं कि इसको हम कैसे कैप्चर करेंगे। अब इसको कैप्चर करने के लिए ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, हर जगह इस चीज़ को यूज़ नहीं करना है। सिर्फ इस डिस्प्लेसमेंट वाले मूव को कैप्चर करने के लिए आपको ऑर्डर ब्लॉक को, आपको पीयूआई को रिफाइन करना आना चाहिए। आपको क्या आना चाहिए, पीयूआई रिफाइनिंग आपको आनी चाहिए। पीयूआई की रिफाइनिंग आपको आनी चाहिए इस मूव को कैप्चर करने के लिए। हमेशा याद रखना, मैंने आपको पीयूआई को रिफाइन करने के लिए मना किया है। कब मना किया है, जब मार्केट के अंदर हमको ये कैप्चर करना हो। ठीक है, जब ये कैप्चर करना हो उस टाइम मैंने आपको मना किया। लेकिन अगर आपको ये डिस्प्लेसमेंट कैप्चर करना है, तो आपको पीओआई को रिफाइन करना पड़ेगा। अपने नोट्स में लिख लेना, अपने नोट्स में सब कुछ क्लियरली लिख लेना, बोल्ड लेटर में लिख देना, इसको हाईलाइट भी कर लेना
कि आपको किसी भी पीओआई को कब रिफाइन करना है, जब आपको उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट वाला मूव कैप्चर करना है। अगर आप एक्सपेंशन कैप्चर करना चाहते हो तो उस टाइम आपको इसको रिफाइन नहीं करना है। ठीक है। अब ये कैसे कैप्चर करना है मैं आपको वो समझाता हूँ। रिफाइन कैसे करना है मैं आपको वो बताता हूँ। देखो रिफाइन कैसे करना है, मान लो ये एक वीकली पीओआई है। ठीक है। ये एक वीकली पीओआई हो गया, तो हो सकता है इस वीकली के अंदर कोई डेली का पीओआई हो। ठीक है, हो सकता है इस वीकली के अंदर कोई डेली का पीओआई हो सकता है। इस वीकली के अंदर डेली का पीओआई नहीं हो तो 4 आवर का पीओआई हो। ठीक है, हो सकता है डेली का नहीं है, मान लो ये 4 आवर का पीओआई हो। आपको इसके अंदर जो वीक का पीओआई है उसके अंदर छोटे टाइम फ्रेम के पीओआई ढूंढने हैं। छोटे मतलब 5 मिनट 15 मिनट के नहीं, 4 आवर तक के आपको पीओआई ढूंढने हैं। अब जरूरी नहीं है कि आपको एक पीओआई मिले। कभी कभी क्या हो सकता है आपको दो तीन पीओआई मिल सकते हैं, जैसे एक यहाँ मिल गया, एक यहाँ मिल गया, एक यहाँ मिल गया, आपको 3 पीओआई मिल गए। आपको किसको रेस्पेक्ट देनी है मैं वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन आपको क्या करना है, आपको इस बड़े टाइम फ्रेम के पीओआई के अंदर छोटे टाइम फ्रेम 4 आवर, या कभी कभी आप 1 आवर भी देख सकते हो। 4 आवर देखने के बाद ही 1 आवर देखना, 4 आवर में कुछ नहीं मिले तब 1 आवर पे जाना है। तो आप क्या कर सकते हो, इस बड़े टाइम फ्रेम के पीओआई के अंदर छोटे टाइम फ्रेम के पीओआई को फाइंड करना। अगर ये डेली भी हैं, मान लो मैंने अभी आपको वीकली का एग्जांपल बताया है, मान लो ये डेली का पीओआई है, डेली का पीओआई है, तो भी आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके अंदर 4 आवर में देखना है कि इस पीओआई के अंदर 4 आवर में कौन सा पीओआई है, कितने पीओआई हैं और कहाँ पे हैं। इसके बाहर नहीं। जैसे ये डेली का पीओआई है, मान लो 4 आवर का एक पीओआई यहाँ पे है, या फिर एक पीओआई यहाँ पे है, तो इसको इम्पोर्टेंस नहीं देनी है। मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको बताया है कि अगर यहाँ पे 4 आवर का पीओआई है और उसके नीचे बड़े टाइम फ्रेम का पीओआई है तो ये पीओआई टूट जाएगा। इसके टूटने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि इसके नीचे बड़े टाइम फ्रेम का पीओआई है। या फिर यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम का पीओआई है, इसके नीचे छोटे टाइम फ्रेम का पीओआई है, तो हो सकता है ये पीओआई टैप ना करे। इसलिए हमको क्या करना है, डेली या वीकली पीओआई के अंदर जो छोटे टाइम फ्रेम के पीओआई हैं उनको मार्क करना है। तो आपने क्या किया, बड़े टाइम फ्रेम के पीओआई के अंदर आपने 1 डे या वीकली देखा, उसके अंदर जो पीओआई आ रहे हैं ना उनको मार्क करना है। उनको मार्क करने के बाद क्या करना है क्या नहीं करना है वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। वो सब मैं आपको चार्ट पे एक्सप्लेन करता हूँ। और टेंशन मत लो, एक चीज़ मैं भूल गया था, मैंने आपको स्टार्टिंग में जो बोला है ना कि अपने बायस खुद से फाइंड करो। अब जिसने इस वीक बायस फाइंड किए होंगे मुझे पता है उनमें से कहीं के एसएल गए होंगे, तो उस पर भी मैं अभी लास्ट में बात करता हूँ। उस पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल ये आपको समझ में आ गया कि हमें जो बड़े टाइम फ्रेम का पीओआई है उसके अंदर छोटे टाइम फ्रेम के पीओआई को फाइंड करना है। इन शॉर्ट हमें क्या करना है, इन पीओआई को, बड़े टाइम फ्रेम के पीओआई को रिफाइन करना है। रिफाइन क्यों करना है, ताकि ये जो पहला मूव आए ना, जो पहला डिस्प्लेसमेंट वाला मूव आए, हम उसको क्या कर रहे हैं, हम उसको कैप्चर कर सकते हैं। ये जो पहला मूव आए डिस्प्लेसमेंट वाला, हम उसको क्या कर सके, कैप्चर कर सके। और उसको कैप्चर कैसे करना है, इस ऑर्डर ब्लॉक को, ये जो पीओआई है चाहे एफपीजी में है ऑर्डर ब्लॉक में है, इसको हमें रिफाइन करना है पहले। ठीक है। तो अब मैं आपको चार्ट पे बताता हूँ कि रिफाइन आपको कैसे करना है। एक बार हम चार्ट पे चलते हैं। ये वीकली चार्ट है, एक बार मैं आपको वीकली पीओआई इसके अंदर रिफाइन करके बताता हूँ पहले। तो देखो ये आ गए हम वीकली टाइम फ्रेम में, और वीकली टाइम फ्रेम में मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। मान लो ये वीकली का एक बहुत बड़ा डिस्प्लेसमेंट है, तो आपने देखा कि ये वीकली का पहला पीओआई है। ठीक है, ये एफपीजी वीकली का पहला पीओआई है, और उसके बाद हम लास्ट पीओआई देखते हैं। अब आपने देखा कि वीकली का पहला पीओआई है। आपको ये जो टैप होते ही ये जो मोमेंट आया है ना इसको कैप्चर करना है। तो इसको हम कैप्चर कैसे करेंगे, पहले मैं आपको रिफाइन करना बता देता हूँ। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, रिप्ले मोड ऑन कर रहा हूँ। ये आ गए हम इसके अंदर। अब आपके पास अगर एक वीकली का पीओआई है ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वीकली के पीओआई को रिफाइन करना है डेली में। तो मैं जाता हूँ 1 डे टाइम फ्रेम में। ये आ गया मैं डेली टाइम फ्रेम में, और इसके अंदर देखो डेली के अंदर आपको क्या मिल रहा है, डेली के अंदर आपको मिल रहा है ये एफवीजी, और ये जो नीचे इसके बाहर है ये इसका ऑर्डर ब्लॉक। आपको मतलब ये एफवीजी इसके अंदर मिल रहा है।
वीकली के अंदर जो था उसको हमने फाइंड आउट किया। अब डेली मिल गया, इसके अंदर आप करो 4 आवर में फाइंड आउट कि 4 आवर में आपको क्या मिल रहा है। आप आ गए इसके अंदर, इसके अंदर देखो 4 आवर में आपको क्या क्या मिल रहा है। मैं एक बार जितने भी है सब कुछ फाइंड आउट कर लेता हूँ। ये रहा 4 आवर का एक एफपीजी, ये 4 आवर का एक एफपीजी है। मान लो मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, रेड कलर कर देता हूँ। एक एफपीजी आपको मिला। फिर आपको क्या मिला, ये मिटिगेशन ब्लॉक। क्यों मिटिगेशन ब्लॉक, क्योंकि ये इसकी वीक है और इसके वीक के सामने क्या है यहाँ पे, एफवीजी। तो आपको ये मिल गया एक मिटिगेशन ब्लॉक जो इसके अंदर आ रहा है। फिर ये क्या है, 4 आवर का एक लास्ट एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक जो इसके बाहर आ रहा है, तो ये हम नहीं लेंगे। ये क्या कर रहा है, ये इसके अंदर आ रहा है, तो ये दो हमने ले लिए। मैं डेली का एक बार हटा देता हूँ। तो ये क्या हुआ, ये दो जोन हमने मार्क कर लिए। तो ये दो जोन आपको मिल गए। अब 4 आवर में अगर आपको क्लियर जोन मिल जाए ना, तो आप इसको 1 आवर में रिफाइन करो या नहीं करो तो भी चलेगा। मैं कहता हूँ कि 4 आवर में आपको क्लियर जोन मिल गए हैं, तो 1 आवर में उसको रिफाइन नहीं करोगे तो भी चलेगा, और करना चाहते हो तो 1 आवर में आप देख सकते हो। बट मेरे हिसाब से मैं सजेशन आपको यही दूंगा कि 4 आवर में अगर आपको मिल गया तो 1 आवर में नहीं करोगे तो भी चल जाएगा। तो 1 आवर में भी देखोगे ना, तो यहाँ पे तो कोई जोन नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर 1 आवर का ये एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक ही है और ये मिटिगेशन ब्लॉक भी है। ठीक है, तो इसका मतलब हमने देखा कि दोनों में से कौन सा जोन हमें स्ट्रांग लग रहा है। ये 4 आवर का जोन है, लेकिन यहाँ पे 1 आवर में कुछ भी नहीं है। और ये जोन जो है ना, ये 1 आवर का एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक भी है, मिटिगेशन ब्लॉक भी है साथ में। 4 आवर में भी यहाँ पे एफपीजी भी है और मिटिगेशन भी है, मतलब यहाँ पे डबल पीडीआरएस है। डबल पीडीआरएस अब क्या होता है, एक ऐसा जोन जहाँ पे एक से ज़्यादा पीयूआई होते हैं। कैसे एक से ज़्यादा, मैं आपको अब वो समझाता हूँ। तो देखो, ये 4 आवर पे मैं आ गया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ एफवीजी है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ एफवीजी है, लेकिन यहाँ पे एफवीजी भी है, उसके साथ साथ मिटिगेशन ब्लॉक भी है। यहाँ पे सिर्फ एफवीजी है, यहाँ पे किसी भी और स्विंग की, किसी भी कैंडल की विक नहीं है जो इसे मिटिगेशन बनाए। तो यहाँ पे एक सिंगल पीओआई है। यहाँ पे क्या हो रहा है, दो पीओआई, एफपीजी तो है ही है, उस एफपीजी के साथ यहाँ पे क्या है, एक मिटिगेशन ब्लॉक। तो ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग जोन है। ये सब कुछ आपको कब देखना है, जब आप डिस्प्लेसमेंट वाला मूव कैप्चर करना चाहते हो, तब अपने नोट्स में क्लियरली इनको लिख देना। ठीक है, तो अब मतलब हमने दो जोन मार्क कर लिए, हमको पता है कि ये थोड़ा स्ट्रांग है, ये थोड़ा वीक है। ऐसे आपको क्या करना है, अपने पीओआई को रिफाइन करना है। यहाँ पे हमने वीकली से इसको 4 आवर में किया। डेली पीओआई भी था ना, वीकली से हम डेली पे गए, डेली पीओआई मिला। ठीक सेम वैसे ही आपको डेली को रिफाइन करना है। डेली के पीओआई के अंदर आपको जाना है, 4 आवर में जाना है और उसको आपको रिफाइन करना है। ठीक है, चाहे आपको 4 आवर में क्लियर पीओआई नहीं मिले तो आप 1 आवर में जाके भी पीओआई फाइंड कर सकते हो। सबसे पहले मैं प्रोसेस लिख रहा हूँ कि आपने क्या देखा। आपने वीकली और डेली में पीओआई देखा। ठीक है, वीकली और डेली में आपने क्या देखा, पीओआई देखा। फिर उस पीओआई को आपने क्या किया, रिफाइन किया। रिफाइन कौन से टाइम फ्रेम में, सबसे पहले हमने 4 आवर में किया। अगर 4 आवर में आपको क्लियर पीओआई नहीं मिले तो आप उसको 1 आवर में भी कर सकते हो, लेकिन 4 आवर तक आपको करना है। अब आपको एंट्री कैसे लेनी है, अब आपको उसके अंदर एंट्री लेनी है, 4 आवर हो या चाहे 1 आवर पीओआई हो। ध्यान से सुनना मेरी बात, चाहे 4 आवर का पीओआई हो, चाहे 1 आवर का पीओआई हो, उधर से आपको एंट्री लेनी है 15 मिनट के अंदर। सिर्फ इसी जगह 5 मिनट में आपको नहीं जाना है। मान लो आपने 1 आवर का पीओआई निकाल दिया, तो 5 मिनट में ट्रेड नहीं लेनी है आपको। ट्रेड कौन से टाइम फ्रेम में लेनी है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे जैसे हमको ये मिल गया, हमको ये मिल गया एक जोन। अब यहाँ से हम डायरेक्ट ट्रेड लेंगे तो कौन से टाइम फ्रेम पे लेंगे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट में हमको क्या करना है, हमको देखना है कि मार्केट क्या करे, डिस्प्लेसमेंट दे। तो ये 15 मिनट में मार्केट ने डिस्प्लेसमेंट दिया, यहाँ से होगी हमारी ट्रेड। ठीक है, 15 मिनट में आपने डिस्प्लेसमेंट देखा और डायरेक्ट यहाँ से क्या होगी आपकी ट्रेड। देखो, ये जो 4 आवर का जोन था इसको टैप किया, मार्केट ऊपर भी गया, लेकिन 15 मिनट में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पाया और नीचे आके यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किया, तो एक ट्रेड आपकी ये होगी। अब ये मैंने आपको बता दिया।
इस ट्रेड का टारगेट क्या होगा, इस ट्रेड का टारगेट क्या होगा। तो इस ट्रेड का टारगेट देखो, अगर डेली का या वीकली का कोई भी पीओआई है, उससे एक फ्रेम छोटा टाइम फ्रेम का जो पीओआई होगा ना ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो, जैसे ये वीकली का भी पीओआई था, डेली का भी पीओआई था, उसके अंदर हमने 4 आवर को रिफाइन किया था। तो एक बार हम डेली में देखते हैं, एक बार हम डेली में देखते हैं। तो आपको देखो डेली में क्या मिल गया, एक पीओआई, ये यहाँ पे, ये वीकली का पीओआई था, आपको डेली में एक जोन मिल गया। अगर आप डेली में भी नहीं देखते हो ना, तो आप 4 आवर में देख सकते हो, आप 4 आवर में और देख सकते हो। तो आपको 4 आवर में क्या मिल गया, यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ तक भी आप अपनी एक कैप्चर कर सकते हो ट्रेड। ध्यान से सुनना क्या होगा, मैंने क्या बोला है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जो 4 आवर का पीओआई है, या फिर अगर वीकली से आपने ट्रेड ली है तो 1 डे का पीओआई, अगर डेली पीओआई से ट्रेड ले रहे हो तो 4 आवर का, या फिर आप ऐसा समझो 4 आवर का पीओआई, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट आप छोटी ट्रेड ले रहे हो। तो 4 आवर का जो पीओआई होगा वहां तक आप अपने ट्रेड ले सकते हो। तो 4 आवर के पीओआई तक भी अगर आप देखो तो आपको ये ट्रेड मिल रही है। पर ध्यान रखना, इसके बाद आपको पता है कि मार्केट क्या करेगा, रीटेस्ट करेगा। इसके बाद मार्केट क्या करेगा, रीटेस्ट करेगा। जैसे ये देखो, वीकली का पीओआई था ना, तो मार्केट ने इसको टैप किया, अब मार्केट रीटेस्ट कर रहा है। ये डिस्प्लेसमेंट आपने कैप्चर कर लिया, अब मार्केट रीटेस्ट कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट आपने कैप्चर कर लिया, अब मार्केट रीटेस्ट कर रहा है। और रीटेस्ट करने के लिए ये देखो डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, आपने यही तो कैप्चर किया है, ये 4 आवर का पीओआई, और यहाँ से फिर डेली तक हमारे बायस। ऐसे आपको इस ट्रेड को कैप्चर करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या समझा रहा हूँ। आपने क्या किया, ये जो डिस्प्लेसमेंट आया ना, इसको हम हमेशा छोड़ देते थे, इसको हम नहीं लेते थे, हम वेट करते थे कि डिस्प्लेसमेंट आए, उसके बाद रीटेस्ट करे, फिर हम ट्रेड लेंगे। लेकिन अभी हमने क्या किया, इस डिस्प्लेसमेंट को कैप्चर किया, फिर रीटेस्ट हम बाद में देखेंगे, और रीटेस्ट होने के बाद जो और एक्सपेंशन आ रहा है उसको भी हम कैप्चर कर सकते हैं। आप चाहो तो इसमें से कुछ क्वांटिटी बुक करके, जैसे आपको दिख गया ना कि डिस्प्लेसमेंट हो गया है, तो कुछ क्वांटिटी बुक करके इसको और होल्ड कर सकते हो। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो गया, आपको पता है इसको टैप करके अब एक्सपेंशन भी आएगा, तो कुछ क्वांटिटी आप होल्ड भी कर सकते हो। लेकिन एक्चुअल ट्रेड आपका यहाँ तक होगा, यहाँ तक आपको ट्रेड कैप्चर करनी है। ये आपने देखो, ये ट्रेड कितना है, 1:5.5 का। तो 1:5 आपने डिस्प्लेसमेंट कैप्चर किया है, फिर रीटेस्ट हुआ, और यहाँ से आप एक्सपेंशन भी कैप्चर करोगे। तो ऐसे आपको ये ट्रेड करनी है। आपने वीकली डेली में पीओआई फाइंड किया, उसको रिफाइन किया, उस रिफाइनमेंट करने के बाद जो आपके पास पीओआई आया ना लोअर टाइम फ्रेम का, वहाँ से आप डायरेक्ट एंट्री ले रहे हो। और वहाँ से डायरेक्ट एंट्री लेने के बाद क्या हो रहा है, आप जो डिस्प्लेसमेंट मार्केट कर रहा है उस डिस्प्लेसमेंट को आप कैप्चर कर रहे हो। तो आपको समझ में आया होगा मैंने आपको इस लेक्चर के अंदर क्या समझाया। मैं अभी और एग्जांपल आपको दूंगा, ये एक एग्जांपल था, मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ। एक बार मैं सब कुछ रिमूव करता हूँ, अब डेली का मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। तो ये आ गया मैं डेली टाइम फ्रेम पे। वीकली पे मैंने आपको एक एग्जांपल बता दिया है। वीकली में देखो, वीकली को आप जब भी रिफाइन करोगे ना, तो मोस्टली आपको उसके अंदर एक डेली का पीओआई मिल जाएगा। तो हम डेली को ही सबसे ज़्यादा रिफाइन करेंगे, तो ठीक है। ये मैं आ गया डेली टाइम फ्रेम पे। हम डेली टाइम फ्रेम पे एक बार इसको देखते हैं। देखो कुछ एग्जांपल मैं डेली टाइम फ्रेम पे देता हूँ, एक सेकंड में रिप्ले मोड ऑन कर देता हूँ। यहाँ से मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में थोड़े ज़्यादा एग्जांपल दे देता हूँ, यहाँ से। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो डेली टाइम फ्रेम के यहाँ पे देखो, ये एक क्या है, एफवीजी है पहला, और एफवीजी के साथ ये एक मिटिगेशन ब्लॉक है। ठीक है, अब इसको हमें रिफाइन करना है, तो हम 4 आवर पे रिफाइन करेंगे। डायरेक्टली 1 आवर पे नहीं करना है, 4 आवर पे करोगे। तो 4 आवर पे भी आपको सेम ही जोन मिल रहा है, ये एफवीजी और ये। ठीक है, चलो 4 आवर में भी आपको सेम मिल गया। तो अब आप यहाँ से क्या कर सकते हो, टैपिंग पे ही एक ट्रेड ले सकते हो। कौन से टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट पे। अब आपके माइंड में क्या रहेगा, ये जो ट्रेड ले रहा हूँ मैं, कौन सी ट्रेड है ये, मैं डिस्प्लेसमेंट को कैप्चर कर रहा हूँ। ये 15 मिनट में पीओआई बना, यहाँ पे टैप हुआ, आपने इस 15 मिनट के पीओआई से ट्रेड ली। आपका जो होगा ना टारगेट, वो क्या होगा,
फोर आर पे आपको देखना है, 1 डे का पीओआई है तो फोर आर पे आप देखो कहाँ तक फोर आर में है, ये रहा फोर आर का एक पीओआई। तो यहाँ तक आप एक ट्रेड ले सकते हो। तो ये हो गई आपकी पहली ट्रेड। ठीक है, फोर आर के पीओआई से एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक, बट आप सेफ साइड के लिए एफपीजी तक अपना टारगेट रखो। ये पहली ट्रेड हो गई। और अगर मैं आपको बताऊं 1 डे के टाइम फ्रेम पे, 1 डे के टाइम फ्रेम पे तो देखो अब मार्केट डेली के कौन से पीओआई को टैप करता है, एक सेकेंड। ये रहा डेली का ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, इसको मार्केट टैप कर रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें कैप्चर करना है यहाँ से एक डिस्प्लेसमेंट। फिर से मैं जाता हूँ 4 आवर टाइम फ्रेम पे। आप जैसे ही 4 आवर टाइम फ्रेम पे आए, आपको क्या दिख रहा है, 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर इसके अंदर एक भी पीओआई नहीं है। इसके नीचे है उसको हमें नहीं लेना, इसके ऊपर है उसको हमें नहीं लेना, इसके अंदर 4 आवर का एक भी पीओआई नहीं है। अब ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, ऐसे केस में आपको जाना है 1 आवर टाइम फ्रेम पे। आप आ गए 1 आवर टाइम फ्रेम पे, ये आ गए हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी देखो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसके अंदर 1 आवर में भी कुछ भी नहीं है। तो जब ऐसा केस हो, 4 आवर में भी कुछ नहीं है, 1 आवर में भी कुछ नहीं है, तो एक बार 30 मिनट पे भी देख लो, क्या पता 30 मिनट पे आपको कुछ मिल जाए। आपने इसके अंदर आए और आपने देखा कि 30 मिनट में भी कुछ नहीं है, सारे पीओआई टैप हैं। अब ये डेली का ऐसा जोन था जहाँ पे आपको 4 आवर में भी कोई रिफाइनमेंट नहीं मिली, 1 आवर में भी नहीं मिली, और 30 मिनट्स में भी नहीं मिले। तो अब यहाँ पे क्या किया जाए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अभी आपको अच्छा हुआ ये पता चल गया, नहीं तो बाद में बहुत सारे मैसेज आते हैं कि हमने जब प्रैक्टिस किया तो हमको तो रिफाइनमेंट के अंदर कोई पीओआई नहीं मिला। तो जब ऐसा सिनेरियो हो जाए आपके साथ, कभी ऐसा हो जाए कि 1 डे के पीओआई में आपको ना तो 4 आवर का कोई रिफाइनमेंट का पीओआई मिला, ना डेली का मिला, ना 30 मिनट्स का मिला, तो आप क्या करो, फिर आप इसके अंदर जो एक्सपेंशन वाली ट्रेड है ना उसी को कैप्चर करो। फिर आप इसके अंदर क्या करना है, आपको इसके अंदर आपको एक्सपेंशन वाली ट्रेड को ही कैप्चर करना है। तो यहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट वाली ट्रेड को कैप्चर नहीं करोगे। ठीक है, यहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट वाली ट्रेड को कैप्चर नहीं करोगे। और देखो जैसे ये डिस्प्लेसमेंट वाली ट्रेड भी आप कैप्चर कर रहे हो ना, इसको अगर आप एक्सपेंशन के साथ मिलाओगे तो इसकी भी कुछ क्वांटिटी आप होल्ड कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको पहले बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 4 आवर के पीओआई पे आपको निकलना पड़ेगा। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इस पीओआई के अंदर दूसरे कोई भी टाइम फ्रेम का पीओआई नहीं है तो इसको हमने छोड़ दिया। ऐसा नहीं है कि हम इसको लेके बैठ जाएंगे कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, नहीं, इसको हमने छोड़ दिया। आगे देखते हैं हम 1 डे का और कहाँ पे बनता है। तो 1 डे का और पीओआई जैसे यहाँ पे बन गया, इसको अगर हम रिफाइन करें, मैं एक सेकेंड 4 आवर पे जाता हूँ। अब 4 आवर पे आप गए, आपको क्या मिल रहा है कि एक तो आपको मिल गया ये एफपीजी 4 आवर का, एक आपको मिल गया ये पीओआई। ठीक है, दो जोन है आपके पास। अब दोनों में से कौन सा वर्क करेगा एक बार देख लेते हैं कहाँ से हमें रिएक्शन मिलती है। ठीक है, अब जैसे अब ये एक सिंपल एफपीजी है, वैसे देखा जाए तो ये एक बीपीआर है। ठीक है, लेकिन फिर भी चलो, ये एक सिंपल एफपीजी है, इसके आगे कोई भी मिटिगेशन नहीं है, और ये एक और एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक है। अब कौन सा वर्क करेगा, दो ही है तो आपको पता है या तो पहला करेगा या लास्ट करेगा। लेकिन हम कंफर्मेशन कैसे लेंगे, कंफर्मेशन लेंगे 15 मिनट पे। 15 मिनट पे चले जाओ आप। अब देखो मार्केट टैप करके, इसको टैप करके कोई रिएक्शन दे रहा है या नहीं दे रहा है। ठीक है, ये मार्केट आया, ये इसको टैप किया और यहाँ पे बना दिया 15 मिनट का एक डिस्प्लेसमेंट। अब आप कहोगे कि ये तो इसके ऊपर क्लोज हो गई है, तो ये 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो गई है। ये कौन से टाइम फ्रेम का पीवाई था, 4 आवर का। 4 आवर में देखते हैं तो 4 आवर की कैंडल देखो इसकी लिक्विडिटी लेके नीचे ही आई है। 4 आवर की कैंडल इसकी लिक्विडिटी लेके नीचे ही आई है। तो 15 मिनट में आप गए, आपने देखा एक डिस्प्लेसमेंट हो गया। इस डिस्प्लेसमेंट के, ये 15 मिनट के पहले एफपीजी को टैप कर रहा है, यहाँ से आप अपनी ट्रेड ले लो, इसके ऊपर अपना एसएल रख दो। टारगेट कहाँ पे रखोगे, 4 आवर में जाओ, 4 आवर का पीओआई कहाँ पे है देखो, 4 आवर का पीओआई ये रहा यहाँ पे, यहाँ तक अपना टारगेट रख दो। 1:3 आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट में। और ये देखो इजीली आपका टारगेट हिट हो गया। आगे हम और पढ़ेंगे कि हम अपने टारगेट को और बड़ा कैसे कर सकते हैं।
कैसे हम अपने टारगेट के बाद भी ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, सब कुछ हम टाइम के साथ पढ़ेंगे आगे। फिलहाल आपको ये समझ में आ गया। फिर से मैं 1 डे टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। देखो अब आप क्या कर रहे हो ना, अब आप डिस्प्लेसमेंट कैप्चर कर रहे हो। डिस्प्लेसमेंट साथ के साथ साथ आप क्या कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये यहाँ से ऊपर आया तो कहीं ना कहीं किसी पीओआई से ऊपर आया होगा। ये रहा पीओआई डेली टाइम फ्रेम का। चलो एक बार इसको भी रिफाइन करते हैं। इसको रिफाइन करने के लिए मैं यहाँ से इसको कट करता हूँ। 4 आवर में मैं आ जाता हूँ। 4 आवर में आ गया तो मुझे क्या दिख गया, ये देखो 4 आवर में दिख गया यहाँ पे एक मिटिगेशन। इस एफ ये मिटिगेशन यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक आपने फाइंड कर लिया और ये हो गया एक एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक। इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, एक्सटेंड कर देता हूँ। चलो अब यहाँ पे देखते हैं कि इन दोनों जगह पे जब मार्केट आता है तो क्या करता है। मैं डेली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, एक बार मार्केट के यहाँ आने का वेट करते हैं। अभी तक यहाँ पे हैं, देखते हैं एक बार मार्केट यहाँ पे आता है तो क्या करता है। ये आया यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे आके एक 15 मिनट का आप डिस्प्लेसमेंट देता है या नहीं देता वो भी देख लेते हैं। मैं जाता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे अगर आप 1 डे में भी रिफाइन करते हो ना तो आपको 5 मिनट में नहीं जाना है। ये आ गया 15 मिनट का डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से ट्रेड ले लो आप अपनी। ठीक है, यहाँ से ट्रेड ले लो। होल्ड कहाँ तक कर सकते हो, 4 आवर में देखो, ये डायरेक्टली ट्रेड लेके ये 4 आवर का एफपीजी यहाँ तक होल्ड करो, या फिर यहाँ तक ये 4 आवर के लास्ट एफपीजी तक आप होल्ड कर सकते हो। देखते हैं मार्केट यहाँ तक जाता है। ठीक है, मार्केट यहाँ तक गया और आपका टीपी भी आ गया। अब ये जो ट्रेड ली ना, डेली का पीओआई था, तो 1 आवर में भी अब इसने आगे ये बनाने लग गया होगा। मैं एक सेकेंड 1 आवर में जाता हूँ। 1 आवर में भी ये आगे स्ट्रक्चर बनाने लग जाएगा। जब आप ये ट्रेड लोगे ना तो देखो, आपने ये ट्रेड ली, फिर 1 आवर में भी ये बनाने लग गया, तो अब आप क्या कर रहे हो, 1 आवर में भी ट्रेड ले रहे हो। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, कंटिन्यूस ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। सबसे पहले एंट्री भी ले सकते हो, फिर एक्सपेंशन वाली एंट्री भी ले सकते हो। अब आगे मैं आपको अगर और बताऊं, ये आ गया 1 डे का एक और एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, एक सेकंड में ये वापस हटा देता हूँ। ठीक है, ये 1 डे का फिर से आ गया। मैं 4 आवर में जाता हूँ। 4 आवर में आया तो इसके अंदर मुझे क्या मिला, ये 4 आवर का एक पीओआई एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक मिल गया। इसके अंदर अब मैं चला जाता हूँ 15 मिनट में। ये मैं आ गया 15 मिनट में और देखो मार्केट 15 मिनट में इसको टैप करता है, 15 मिनट में एक डिस्प्लेसमेंट देता है। यहाँ से आप अपनी क्या कर सकते हो, फिर से एक ट्रेड ले सकते हो। यहाँ से आप अपनी एक ट्रेड ले सकते हो। जो भी टारगेट आपके 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक हो वहाँ तक आप अपने टारगेट रख सकते हो। फिर से 1 डे में चलता हूँ। अब देख रहे हो आप, डिस्प्लेसमेंट पकड़ना कितना इजी हो गया है। डिस्प्लेसमेंट पकड़ना कितना इजी हो गया, आप इजीली डिस्प्लेसमेंट कैप्चर कर सकते हो। इतने मैंने आपको एग्जांपल दे दिए, अब बाकी एग्जांपल और है, जैसे यहाँ पे भी हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है। इन सब जगह पे अब आपको क्या करना है, जैसे आपको अब खुद से प्रैक्टिस करनी है। ये 1 डे का हो गया। यहाँ पे 4 आवर पे आ जाओ, इसको रिफाइन करो। ठीक है, 4 आवर पे आप गए, आपने इसको रिफाइन किया तो 4 आवर पे आपको ये जोन मिल गया। इसके अंदर 4 आवर पे ये जोन मिल गया। अब 1 आवर मत करना। अब 1 आवर आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं चाहो तो मत करना, क्योंकि हमें ट्रेड 15 मिनट पे ही लेनी है। आप आ गए 15 मिनट में और 15 मिनट में देखो कहाँ पे गया वो, ये रहा। 15 मिनट में देखो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट, ये हुआ डिस्प्लेसमेंट, ये इसका रीटेस्ट। यहाँ से आप ट्रेड ले लो और होल्ड करो उसको नीचे 4 आवर का जो भी पीओआई है वहाँ तक। तो ऐसे आपकी ट्रेड इजीली हो रही है। आप इसको प्रैक्टिस करो। एक बार प्रैक्टिस करने से नहीं आएगा। देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, एक बार प्रैक्टिस करने से ऐसा नहीं होगा कि आपको समझ में आने लग जाएगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, या फिर आपके कोई डाउट्स ही नहीं रहेंगे। रहेंगे, आप इसको जब बहुत बार प्रैक्टिस करोगे ना तो अपने आप आपके डाउट्स क्लियर होंगे, अपने आप सब कुछ समझ में आने लगेगा। कभी कभी क्या होगा, इससे एसएल भी जाएंगे, बहुत
कॉमन बात है इससे एसएल जाना, एसएल भी जाएंगे आपके। कभी कभी क्या होगा, ये मान लो ये 15 मिनट का जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना, उसमें बड़े टाइम फ्रेम का भी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। जैसे 15 मिनट में मार्केट ने पीओआई बनाया है, लेकिन इतना लेट बनाया जब तक डेली से 1 आवर का भी डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो अब आपको 1 आवर से ट्रेड लेनी है जो एक्सपेंशन वाली ट्रेड है। तो ये सारी बातों को आपको समझना पड़ेगा, और ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करना इसकी, तब जाके ये क्लियर होगा। देखो, ये जो डिस्प्लेसमेंट हो गया, रीटेस्ट हो गया, इनको कैप्चर करना थोड़ा डिफिकल्ट है। एक्सपेंशन कैप्चर करना सबसे इजी था, उसमें भी आप लोग अभी तक मिस्टेक कर रहे हो, उसको भी आपने अभी तक अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की है। और सबसे ज़रूरी है, कुछ भी कैप्चर करने से पहले अपने बायस फाइंड करना। कुछ भी कैप्चर करने से पहले, मार्केट में एक ट्रेड भी लेने से पहले आपके बायस क्लियर होने चाहिए। बायस क्लियर हैं, फिर आगे की बात है। ठीक है। बायस क्लियर नहीं है तो बात की बात है। अगर आपके बायस क्लियर हैं तो उसके बाद हम आगे देखेंगे। बायस क्लियर करो सबसे पहले, उसके बाद बायस के बाद उसके अंदर जो एक्सपेंशन वाली ट्रेड है उसको मास्टर करो, उसके बाद आपको इस पे आना है। अगर आप में से किसी की अभी तक एक्सपेंशन वाली ट्रेड भी मास्टर नहीं की है ना, तो पहले सिर्फ उसको प्रैक्टिस करो। आपके पास ये लेक्चर आ गया, उसको मास्टर कर लिया, फिर आप इस ट्रेड को मास्टर करो। ठीक है। जब ये भी ट्रेड मास्टर हो जाए, आपको सब कुछ समझ में आने लग जाए, बहुत से डाउट आएंगे। अभी आप रिफाइन करोगे ना, तो बहुत से ऐसे जोन आएंगे जहाँ पे समझ में नहीं आएगा। तो जब कभी भी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो, मार्केट आपको समझ में नहीं आ रहा है, वहां पे ट्रेड छोड़ दो। एक ट्रेड छोड़ोगे कुछ भी नहीं होगा। यही एक तरीका है प्रॉफिटेबल बनने का। कहीं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वहां पे जबरदस्ती की ट्रेड क्यों करनी है? मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। भाई, मुझे एक बात बताओ, हम बचपन में एडिशन सीख रहे हैं, ठीक है। हमने सीख लिया 2+2 2+5, सब कुछ हमने सीख लिया, हमको सब कुछ समझा दिया। तो इसका मतलब ये है कि हम कभी भी कोई एडिशन रॉन्ग नहीं कर सकते। ठीक है। हम सबसे पहले, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, सबसे पहले हम बचपन में एडिशन सीखते हैं। मान लो 2+2, ये जो सिंगल डिजिट वाले होते हैं जिसमें कैरी कैरी नहीं होती। कैरी मतलब, किसी को अगर नहीं पता हो तो, जैसे कैरी मतलब हो गया ना कि 59 प्लस प्लस 77। तो अब जैसे 7 और 8 को आप प्लस करोगे तो 10 से ज़्यादा नंबर आएगा, तो हमें एक कैरी लगानी पड़ती है। ठीक है। तो मान लो आप जो ये एडिशन कर रहे हो, ठीक है, ये एडिशन कर रहे हो और आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए इनके, और उसमें से एक आपको ऐसा एडिशन डाल दिया। अब आपको पता है कि आपने अभी तक इसको सीखा नहीं है, आपको आता नहीं है, इतनी आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई। तो ऐसा थोड़ी कि आप इसको एक कोई लेके बैठोगे कि नहीं मुझे तो यही सही करना है, और यही सही करने के चक्कर में ये भी नहीं कर पाते आप। तो इसका मतलब ये है कि हम अभी ये सीख रहे हैं, इनको प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये करो, ये अभी मुझे समझ में नहीं आया है, ये अभी मुझे नहीं आता है, इसके लिए मुझे टाइम लगेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इनको मास्टर करना पड़ेगा, तब मुझे ये भी समझ में आने लग जाएगा, तो तब मैं इनको करूँगा। तो जब कभी भी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो, उसे एक बार छोड़ दो। जरूरी नहीं है कि कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को उसी टाइम आपको करना है, उसको छोड़ दो, चल जाएगा एक बार के लिए। ठीक है ना। ट्रेड सही लेना जरूरी है, अच्छी ट्रेड लेना जरूरी है, हर एक ट्रेड लेना जरूरी नहीं है। अब हम एक बार मार्केट को समझते हैं क्या हुआ। ये मैं वीकली टाइम फ्रेम पे आया। लास्ट वीक हम यहाँ थे। देखो, लास्ट वीक हम यहाँ थे। ठीक है। मैंने ये वाला वीक हटा दिया, एक सेकंड रुकना। मैंने ये वाला वीक हटा दिया। अब देखो, हम में से हर कोई ये सोच रहा था उस वीक, और मुझे समझ में नहीं आ रहा आपको बायस में क्यों कंफ्यूजन था। आपको सीधा ये देखना था मार्केट ने क्या किया है। सही हो गलत हो वो बात की बात है। मार्केट ने क्या किया है, वीक की लिक्विडिटी ली है, हमारे बायस ऊपर तक है। ऊपर कहाँ तक, वीक का कोई पीओआई या वीक की लिक्विडिटी। वीक की लिक्विडिटी कौन कौन सी है, ये रही एक वीक की लिक्विडिटी। ठीक है। ये रही एक वीक की लिक्विडिटी। हम लिक्विडिटी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि पीओआई बहुत दूर है, वीक का पीओआई यहाँ पे है। ठीक है। वीक का पीओआई यहाँ पे है, तो अब आपके बायस हैं यहाँ तक। ठीक है। ये लिक्विडिटी लेगा, ये लिक्विडिटी लेगा। ठीक है। अब एक बार हम डेली में भी देखते हैं। तो डेली में आपको दिखा
जैसे ही आप डेली में आए तो डेली में आपको दिखा कि वीक की लिक्विडिटी के बीच में क्या है, डेली के दो पीवाई हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, और डेली में मार्केट ने स्वीप नहीं किया है, डेली के अंदर मार्केट ने क्या किया है, इसके नीचे क्लोजिंग दी है। ठीक है, अब देखो, आपको मैंने बायस वाले लेक्चरों के अंदर बताया हुआ है कि जब पीओआई से हम लिक्विडिटी की तरफ जाते हैं ना, तो वो हमारे एक्चुअल बायस होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, एक्चुअल बायस। लेकिन जब भी हम लिक्विडिटी से पीओआई की तरफ जाते हैं ना, तो वो हमारे रिवर्सल बायस होते हैं, वो इतने स्ट्रांग नहीं होते। मान लो, अगर हम यहाँ पे वीकली के पीओआई से लिक्विडिटी की तरफ जा रहे थे ना, तो ये डेली के पीओआई इतने वर्क नहीं करते। ये क्या करते, इसको थोड़ा नीचे ढकेलते, यहाँ पे डेली का और बन जाता और ऊपर चला जाता। लेकिन अभी हम लिक्विडिटी से जा रहे हैं पीओआई की तरफ, वीकली कोई पीओआई नहीं है। किसी ने मुझसे पूछा था कि एक और जगह पे ऐसा हुआ था, एक वीक में हम शायद कहीं पे यहाँ पे लिक्विडिटी लेके ऊपर जा रहे थे, और यहाँ पे हम डेली के पीओआई को कंसीडर नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे डेली के जस्ट ऊपर वीकली का पीओआई था। यहाँ पे डेली के जस्ट ऊपर वीकली का पीओआई था, लेकिन यहाँ पे वीकली का कोई पीओआई है ही नहीं, इसलिए हम यहाँ पे डेली को भी देख रहे हैं। तो डेली हो गया। ठीक है, 4 आवर में एक बार देखो, तो मार्केट 4 आवर में तो ऊपर है, लेकिन अगर आप इस डेली के पीओआई से 1 आवर में देखते ना, तो मार्केट ने ऐसे क्लोजिंग दी थी, 1 आवर का एक डिस्प्लेसमेंट दिया था और यहाँ पे क्लोजिंग दी थी। अब आपको नहीं पता है, चलो मान लो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन है कि मार्केट क्या करेगा, आपको यहाँ पे क्या है, कंफ्यूजन है। आपने वीकली लिक्विडिटी देखी, वीकली के हिसाब से आपने 4 आवर का एक पीओआई फाइंड कर लिया, जो आपको मिला 4 आवर का। यहाँ पे एक लास्ट पीआई कौन सा है, एक सेकंड मुझे देखने दो। हाँ, तो 4 आवर पे आपको मिल गया ये एक लास्ट पीआई। ठीक है, ये आपने देखा। अब आप कह रहे हो कि अगर आपके बायस ऊपर हैं तो मार्केट यहाँ आएगा, उसके बाद ऊपर जाएगा। यही आपके बायस हो सकते थे ना, आपने वीकली लिक्विडिटी देखी, 4 आवर पे ये आपने एक पीआई फाइंड किया। अगर आपके बायस अप साइड के हैं तो मार्केट क्या करेगा, इसको टैप करेगा और ऊपर जाएगा। 1 आवर में डेली के पीओआई से एक डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, और उस डिस्प्लेसमेंट के अंदर अभी मार्केट है, मार्केट ओपन होता है, ओपन होता है और मार्केट यहाँ पे क्या करता है, इसको रेस्पेक्ट देता है, यहाँ से नीचे आता है। ठीक है, फिर यहाँ पे 4 आवर के वो पीओआई को टैप करता है, और यहाँ से आप एक ट्रेड ले भी लेते हो 15 मिनट में। लोग बोल रहे हैं हमारे बहुत सारे एसएल गए, मान लो यहाँ से आपने 15 मिनट में एक ट्रेड ले भी ली और आपका एक एसएल चला गया। अब सबसे पहले मुझे बात बताओ, जब एक एसएल चला गया डिस्प्लेसमेंट में, तो दूसरी ट्रेड आपको कब लेनी है, जब आपको क्या मिले, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। आपको क्या मिले, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया है। तो मुझे नहीं समझ में आता कि लोग और कहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट तो हुआ नहीं है 15 मिनट में। उल्टा आप देखोगे तो मार्केट क्या कर रहा है, 1 आवर पे लोअर लो बनाते हुए जा रहा है। 15 मिनट में ना तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, और मार्केट कंटिन्यूअस लोअर लो बना के इसको ब्रेक भी कर देता है। ठीक है, तो आपका इसके अंदर एक एसएल गया, आपके बायस अप साइड के थे, एक एसएल गया, आपने ये ट्रेड नहीं लिया, तो इससे क्या हो गया, मुझे ये समझ में नहीं आया कि आप लोग इतना बेचैन क्यों हो जाते हो। आपने सेम तरीका फॉलो करना है, आपको एक ट्रेड नहीं मिला, फिर आप आ गए, फिर डेली की एक कैंडल क्लोज हो गई, आप आ गए 1 डे टाइम फ्रेम पे वापस। अब 1 डे टाइम फ्रेम में आपने देखा कि मार्केट नीचे आया है, मार्केट ने फिर से क्या किया है, डेली की लिक्विडिटी लेके क्लोज किया है। ठीक है, सेम वही चीज़, डेली की लिक्विडिटी लेके क्लोज किया है। कहाँ तक जाएगा, डेली की लिक्विडिटी या डेली के पीओआई तक, कोई भी पीओआई वगैरह नहीं है, डेली की लिक्विडिटी है सिर्फ। आप अगर डेली की लिक्विडिटी ली है तो 1 आवर में जाओगे, और 1 आवर में देखो ये मार्केट ने क्या किया, एक पीओआई बना दिया। ठीक है, एक पीओआई बनाया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी किया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी किया। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मार्केट ने लिक्विडिटी ली है, 1 डे में कोई भी पीओआई नहीं है। एक सेकेंड, मैंने इसको वापस यहाँ तक कर लिया। अब देखो, 1 डे की लिक्विडिटी ली है, अब 1 डे में कोई पीओआई नहीं है, तो मार्केट कहाँ तक जाएगा, डेली की लिक्विडिटी तक। ठीक है, डेली की लिक्विडिटी तक, डेली का ऊपर पीओआई आ गया।
ठीक है, हम बायस वीकली और डेली में ही फाइंड करते हैं। वीकली में अभी क्या हुआ था, हमने देख लिया सेम चीज वापस हो रही है डेली के अंदर। डेली की भी लिक्विडिटी लिए हैं, 1 आवर का लास्ट पीओआई भी है। हमारे बायस कहाँ तक हो सकते हैं, डेली की लिक्विडिटी तक, उसके ऊपर डेली का पीओआई भी है। ठीक है, फिलहाल डेली की लिक्विडिटी पहले आ रही है तो यहाँ तक हमारे सेफ बायस हैं। 1 आवर में आ जाओ, सेम चीज फॉलो कर रहे हैं हम, कोई भी अलग चीज फॉलो नहीं कर रहे। यहाँ पे भी आपने सेम चीज फॉलो की, आपके बायस गलत हो गए, मार्केट ने ट्रैप कर दिया, एक एसएल चला गया, कोई बात नहीं ना। यहाँ पे आओ, ये मार्केट आया और ये आपका टीपी हिट, ये आपका टीपी हिट। आपने कितना एसएल दिया होगा, 100 पिप्स, 200 पिप्स। आपको टीपी कितना मिल रहा है, आपको टीपी कितना मिल रहा है, 1200 पिप्स। क्या आपको दिक्कत हो रही है ये कैप्चर करने के अंदर, कौन आपको रोक रहा है ये कैप्चर करने से, सेम चीज फॉलो हो रही है। अब देखो, एक और चीज समझो, जब इतने ट्रेड मूव कर रहे हैं ना, तो आप देखो डेली टाइम फ्रेम पे एक और चीज देखो, मार्केट को भी तो समझो क्या कर रहा है मार्केट। मार्केट एक रेंज में है, आपका पैसा कहाँ बन रहा था अभी तक, आप कहाँ पैसा बना रहे थे, जब मार्केट ऐसे मूव कर रहा था, मार्केट ऐसे मूव कर रहा था तो आपका पैसा बन रहा था। लेकिन जब यहाँ पे मार्केट था इस रेंज में, तब भी आपके एसएल जा रहे थे। क्यों, क्योंकि हम बहुत जल्दबाजी कर रहे थे। तब भी आपके एसएल जा रहे थे जब मार्केट इस रेंज में था, क्योंकि मार्केट मूव नहीं कर रहा है, वो सिर्फ लिक्विडिटी जनरेट कर रहा है। तो आपको समझ में आ गया कि मार्केट इसी जोन में घूम रहे हैं, इसका मतलब वो लिक्विडिटी ले रहा है। एक दिन समझ में नहीं आया, 2 दिन नहीं आया, 3 दिन नहीं आया, चौथे दिन तो आ गया ना। तो आप छोटे ट्रेड लो, कम लॉट से लो, और 1 आवर का पीओआई है तो उसके नीचे एसएल रखो। क्यों, क्योंकि मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट कर रहा है। ये मैंने आपको बताया है पहले भी, ये चीज़ फॉलो क्यों नहीं कर रहे हो। एक इंसान ने मुझे अपनी ट्रेड सेंड की, ठीक है, ये जो 4 आवर का पीओआई था ना, ये 4 आवर का बाइंग का पीओआई था यहाँ से। ठीक है, एक तो एसएल गया, मैं मानता हूँ चलो कि एक एसएल गया। उसके बाद जो 15 मिनट के पीओआई बन रहे हैं ना, जो 15 मिनट के पीओआई बन रहे हैं, वहां से ट्रेड ले रहे हैं, बताओ मुझे। उसके बाद जो भी पीओआई बन रहे हैं, एक एसएल चला गया तो और बहुत सारी जगह से ट्रेड ले रहा है, यहाँ से ट्रेड कैप्चर कर रहा है, फिर और इसके अंदर कुछ देख के ट्रेड कैप्चर कर रहा है, और कुछ देख के ट्रेड कैप्चर कर रहा है। मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या बोला है, एक एसएल चला गया, उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करना है, जो इसके अंदर हुआ ही नहीं। हुआ ही नहीं तो आपका सिर्फ एक ही तो एसएल गया है ना। आपने सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी फॉलो किया, आपने सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी फॉलो किया। एसएल गया तो कितना गया, यहाँ से कितने पिप्स हैं, ये 15 मिनट का पीओआई कितने पिप्स का है, 120 पिप्स का। रिवॉर्ड आपको उससे 10 टाइम्स मिल रहा है। तो ये चीज कौन फॉलो करेगा, इसको कौन अच्छे से ऑब्जर्व करेगा। आप देखो तो सही, आप कॉन्सेप्ट को देख ही नहीं रहे हो, आप ध्यान से समझ ही नहीं रहे हो इसको। अभी हम और लोअर टाइम फ्रेम में इस मार्केट को, इस स्ट्रक्चर को समझना सीखेंगे, और आपको नहीं समझ में आ रहा है कहीं पे ये स्ट्रक्चर, आपको मान लो आपको डाउट ही हो रहा है कि भाई 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक है, ये वर्क करेगा, वीकली लिक्विडिटी वर्क करेगी, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या वर्क करेगा। तो 2 दिन, एक दिन रुक जाओ ना, एक ट्रेड छोड़ने से कुछ भी नहीं होगा। जो आपने लॉस लिए ना, एक ट्रेड मिस कर देते ना तो कुछ भी नहीं होता, उस लॉस से और भी बच जाते आप लोग। लेकिन नहीं, हमको तो हाथों हाथ हर जगह पे जहां मिले वहां हमको ट्रेड ही करनी है। ऐसा माइंडसेट रखोगे, कुछ भी नहीं होगा। देखो, ये सेशन ऐसे वर्क कर रही है, लंदन सेशन पूरा इतने से में ही खत्म हो गया, इतने से में। ये लंदन सेशन सिर्फ इतने से जोन में, अब इसके अंदर अगर आप जबरदस्ती ट्रेड कर रहे हो तो आपके एसएल तो जाने ही है। आपको समझ में आ गया कि मार्केट साइडवेज है, मैंने टेलीग्राम पे भेज दिया कि आज शाम को न्यूज़ भी है। जब भी न्यूज़ होती है ना, एक और चीज़ आपको बताता हूँ, जब भी न्यूज़ होती है, न्यूज़ जैसे शाम को 6 बजे न्यूज़ है, अब न्यूज़ के दिन का मार्केट को क्या करना होता है, मूव करना होता है। जैसे ये मूवमेंट भी आया ना, तो न्यूज़ के टाइम आया, ये जो मूवमेंट है ये न्यूज़ के टाइम आया। ठीक है, तो न्यूज़ के टाइम मार्केट को मूव अपने बायस में ही करना है। ऐसा नहीं है कि हमने जो लिक्विडिटी देखी वो सब कुछ देखी उसके बाद ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर गया, नहीं। जो हमारे बायस थे उसी डायरेक्शन में ये मूव किया है। लेकिन न्यूज़ के लिए एक बड़ा मूवमेंट एक साथ आता है, तो उसके लिए क्या चाहिए, मार्केट को इतना फास्ट मूवमेंट करने के लिए क्या चाहिए, लिक्विडिटी। और वो लिक्विडिटी जनरेट कहाँ से होगी, जब मार्केट साइडवेज होगा।
तो ये जो साइडवेज होना है ना मार्केट का, ये जो साइडवेज होना है, ये सिर्फ क्या कर रहा है, मार्केट लिक्विडिटी कलेक्ट कर रहा है। क्यों कलेक्ट कर रहा है? ताकि न्यूज़ के टाइम पे वो फास्ट मूवमेंट दे सके। होता आपकी डायरेक्शन में ही है, इसलिए हमेशा याद रखना, न्यूज़ हैं, मार्केट साइडवेज हैं, तो 1 आवर का जो पीओआई है ना, अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो उसके नीचे एसएल रखो, सेफ एसएल रखो, कम क्वांटिटी से लो और उसके नीचे एसएल रखो, तब आपके वो वर्क करेंगे। आगे हम इसको पढ़ेंगे, अभी मैंने ये बताया नहीं है, आगे मैं आपको इसको बताऊंगा। फ्रैक्टल को हम पूरा और डिटेल में जाएंगे, लेकिन पहले जो फ्रैक्टल की मेन चीजें हैं ना, वो पढ़ लेते हैं। फ्रैक्टल के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो 3 कैंडल स्विंग है, उसके तीनों मूवमेंट को अच्छे से समझ लेते हैं। इस 3 कैंडल स्विंग के तीनों मूवमेंट को अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद हम इंटरनल में चलेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर को समझेंगे। हम बड़े टाइम फ्रेम के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर को देखेंगे, सब कुछ समझेंगे, लेकिन उससे पहले इनको एक बार मास्टर करो। ठीक है? तो ये, आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको कुछ समझ में आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। अब मैं इसको यहीं पे क्लोज करता हूँ, और जल्दी हम मिलते हैं। हम लाइव सेशन करेंगे, 1-2 लाइव सेशन करेंगे अब, ताकि जो भी डाउट है वो क्लियर हो सके, और उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे। ठीक है? फिलहाल आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, मैं ये उम्मीद करता हूँ, और इसको प्रैक्टिस करना, अच्छे से सीखना, समझना और देखना। ठीक है? बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।